हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया था विषय इकोनॉमिक्स का, उसका जो है ये चौथा वीडियो यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज का ये सेकंड वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड होने जा रहा है। और ये वीडियो जो है आप लोगों को इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव्स कुल मिलेंगे। इन 30 ऑब्जेक्टिव्स को जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें और तैयार करें, क्योंकि ये वे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक हैं। तो बाबू हमारे साथ वीडियो में आप लोग बनिए, इसको देखिए और अपने एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं जो हमारे चैनल पे जो उपलब्ध हो पा रहे हैं उसका लाभ उठाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सब बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे स्क्रीन पे है। और कॉमर्स कैंडल जो है मेरा चैनल ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है चला रहा है इकोनॉमिक्स का। और इसमें जो है ये लास्ट वीडियो आप लोगों के मैक्रो सीरीज का है। मैक्रो सीरीज का सेकंड ऑब्जेक्टिव का वीडियो है ये। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये प्रश्न जो है वो आपके सामने है बाबू। और इसका जो आंसर है बाबू आप लोग सोचिए। इसके लिए आप लोग जो है अपने दिमाग को चलाइए बाबू। और हम आपको बता दें कि ये जो किताब है वो J.M. कीन्स ने लिखी थी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी नंबर वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है बाबू आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। बड़ा ही सुंदर सा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है। कीन्स जो है उनका रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है। ऑन विच फैक्टर कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स। यानी कि कीन्स ने जो थ्योरी दी है वो इनमें से किस पे निर्भर करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रभावपूर्ण मांग, सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो आपके दिमाग में इसको लेके जो है बाबू आंसर जो चल रहा है वो बिल्कुल आप सोचते रहिए, अपने दिमाग में उस आंसर को बनाए रहिए। और हम आपको बताते चलें कि इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है वो है बाबू प्रभावपूर्ण मांग, यानी इफेक्टिव डिमांड। किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो इफेक्टिव डिमांड पे ही निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगली वीडियो। अगला जो है ऑब्जेक्टिव, यहां जो है बाबू थर्ड नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने वो है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको इसमें से बताना है कि निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारक घटक यानी कि डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है उसके वो कौन से हैं। यानी कि पूंजी की सीमांत क्षमता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट ब्याज की दर, और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए सोचिए बाबू, आप लोगों के दिमाग में जो भी आंसर चल रहा है सोचिए बाबू। इसमें जो है हम आपको बता दें कि ये दोनों ही चीजें, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट का निर्धारण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाबू सी नंबर, यानी अ और ब दोनों। चार नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है बाबू कि ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
यानी कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। आपके ऑप्शन है पीगू, जेबी से, केन्स और रिकार्डो। यानी कि 4 ठो आपके ऑप्शंस हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही है। जो आप लोग सोच रहे हैं आप अपने दिमाग को चलाइए और हमको बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बाबू हम बता दें कि इसमें से ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें अगला ऑब्जेक्टिव 5 नंबर जो है वो आ चुका है हमारे सामने। इसमें है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनाई केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम केन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? यानी कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ? तो आप जो है बिल्कुल आंसर की तरफ अपने दिमाग को एक्टिव करिए, आंसर की तरफ सोचिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव्स आपके समक्ष आ रहा है तो उसका आंसर अपने दिमाग में रखना है बाबू, दिमाग में सोचते रहना है कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। इसका जो है बिल्कुल आप लोग जो है अपने दिमाग में इस बात को बनाए रहिए। और हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर है बाबू वो होने वाला है 1936। अगला जो है ऑब्जेक्टिव बाबू हम लोगों के सामने है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट इन कीन्स इकोनॉमी? अब हमारे सामने इसमें 3 ही विकल्प हैं, एक जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है, चौथा जो है वो इसमें से ये था कि नन ऑफ एबव, तो ये जो है यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग जो है इस 3 आंसरों में से देखिए, दिमाग को चलाइए कि क्या होने वाला है इसका सही जवाब। तो बाबू हम आपको बता दें कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो बी नंबर जो ऑप्शन है इसका, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। महामंदी किस वर्ष आई? महामंदी जो है वो किस वर्ष आई? द ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर? हम लोग के समक्ष जो ऑप्शंस हैं वो है 1949, सेकेंड ऑप्शन है 1939, थर्ड ऑप्शन है 1930 और फोर्थ है 1919। तो आप जो है बाबू बिल्कुल सोचिए और हमको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपको बता दे बाबू कि इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी कि महामंदी जो है वो 1930 में आई थी, यानी 1930 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव 8 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोगों के समक्ष है। और 8 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? वेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यूज? आपके समक्ष ऑप्शंस हैं बाबू। ऑप्शन पहला है आपके समक्ष पीगू, सेकंड कीन्स, मार्शल या इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हमारे सामने हैं। तो आप लोग जो है अपने दिमाग को चलाइए, बिल्कुल सोचिए क्या ऑप्शन होने वाला है इसका। तो इसका ऑप्शन बाबू होने वाला है ए, यानी कि पीगू। पीगू ने जो है वो मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखने का जो है वो थ्योरी प्रोवाइड करा था, यानी उनके अनुसार ही ये होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किस में वृद्धि होती है? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ
इनकम एंड प्रोडक्शन कॉजेज इंक्रीज इन। अब आपके समक्ष इसके लिए विकल्प हैं। पहला जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, दूसरा है इनकम यानी कि आय, और तीसरा है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और चौथा है उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव। अब इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये आप लोग जो है बिल्कुल सोचिए। तो बाबू आपको बता दें कि ये तीनों ही चीजें यानी कि ऑल द एबव यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे समक्ष अब आ चुका है बाबू। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किन्स के सिद्धांत का संबंध है। किन्स के सिद्धांत का संबंध है। अभी हम अगर बात करें किन्स के सिद्धांत का संबंध, तो देखिए बाबू इसमें जो है इफेक्टिव डिमांड, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी कि इसमें से तीनों ही चीजें किन्स के सिद्धांत के से रिलेटेड है। हालांकि किन्स का सिद्धांत आधारित है इफेक्टिव डिमांड पे, लेकिन उसमें ये तीनों ही चीजें इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर जो है बाबू वो होने वाला है इनमें से सभी। अब अगर हम बात करें कि एमपीसी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है 1, 0 या फिर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो आपको हम बता दें कि बाबू इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है, यानी कि द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके समक्ष है कि आखिर इसके प्रोपाउंडेड कौन इनके प्रोपाउंडेड हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कीन्स, काहन, हैंसन और मार्शल। तो बाबू जो है इसमें आपको बताते चलें कि इसका जो आंसर है वो सही होने वाला है बी नंबर यानी कि काहन। तेरह नंबर ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बाबू कि किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। इन किन्सन इकोनॉमिक्स द स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड इज कॉल्ड इज। अब आपके समक्ष ये प्रश्न है और इसका आंसर जो है आपके समक्ष दिए हुए हैं ऑप्शन चारों। इन चारों ही ऑप्शनों पे विचार करते हैं कि पूर्ण रोजगार संतुलन है, अपूर्ण रोजगार संतुलन है, और ब दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होने वाला है बाबू आप लोगों का, बिल्कुल सोचते रहिए। तो आपको बता दें कि इसका आंसर बाबू सही होने वाला है बी, क्योंकि अपूर्ण रोजगार संतुलन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को इसी नाम से पुकारा है। अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है बाबू कि अवस्फीतिक अंतराल माप बताता है, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि ये किसका माप बताता है। तो आपके समक्ष बाबू आंसर है डेफिसिट डिमांड, सरप्लस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ द एबव। आंसर के लिए आप जो है अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दिमाग को आपको बनाए रखना है अपने प्रश्नों पे, बिल्कुल ही आप लोग सोचते रहेंगे दिमाग में कि आंसर इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसका सही ऑप्शन है न्यून मांग, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड। चलिए देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है बाबू कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं, यानी कि विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड। आपके समक्ष है फिजिकल मेजर्स, मॉनिटरी मेजर्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। आपके समक्ष ये चारों इसके विकल्प मौजूद हैं। इसमें आप सोचिए कि आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है बाबू। तो हम आपको बता दें कि बाबू इसमें से फिजिकल मेजर्स और मॉनिटरी मेजर्स दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी।
तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं बाबू कि 16 नंबर की केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रात्मक साख पर नियंत्रण रखता है? विच मेथड सेंट्रल बैंक एडॉप्ट्स फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिट? जिसके लिए आपके समक्ष विकल्प हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन कैश, और उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आप लोग सोचिए कि भाई एक सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है, वो कैसे आपका मात्रात्मक साख पर नियंत्रण रखता है। बिल्कुल दिमाग को चलाते रहिए बाबू। तो हम बता दें कि ये तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं, यानी कि बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, ये तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। आते हैं बाबू हम लोग 17 नंबर पे कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी एडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप? अब यहां जो है हमारे सामने बाबू चार विकल्प हैं, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो और ऑल द एबव। अब जो है आपके दिमाग में बाबू इसको लेके आंसर चल रहा होगा, कौन सा आंसर सही होने वाला है, कौन सा आंसर सही होने वाला है, सोचिए बिल्कुल। तो हम आपको बता दें बाबू कि इसका भी ऑप्शन जो है ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी सही होने वाला है, यानी इसमें भी आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। अब जो है हमारे समक्ष बाबू आ चुका है 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर प्रश्न में ये आपसे पूछा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष है, यानी फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, यानी कि भारत जो है वो अपना वित्तीय वर्ष किसको मानता है। तो देखिए हमारे यहाँ अकाउंटिंग का जो टर्म है वो 2 ईयर्स पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ अकाउंटिंग जो है वो दो, एक तो कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, और दूसरा हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर चलता है जिसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को होती है और उसकी समाप्ति अगले वर्ष 31 मार्च को होती है। तो हमारे यहाँ भारत का जो बाबू फाइनेंशियल ईयर है वो हम आपको बताते चलें कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी और अ और ब दोनों, बोथ ए एंड बी। सबसे पहले बाबू हम आपको बताते चलें कि टैक्स जो है वो 2 तरह का होता है और दोनों तरह के टैक्सेस जो है लगाए जाते हैं। एक तो मान लीजिए कि आपका बाबू हो जाता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स यानी कि जिसका भुगतान हम करते हैं और उसकी रिकवरी हमें कहीं से नहीं होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जिसे लगाया तो जाता है, एक बार भुगतान करना पड़ता है पेयर को, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा रिकवर हो जाता है, यानी धीरे धीरे वो टैक्स का पैसा उसको वापस मिल जाता है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देख रहे हैं बाबू कि डायरेक्ट टैक्स यहां पूछा जा रहा है, तो हम आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये दोनों ही हैं, यानी कि इनकम टैक्स भी और गिफ्ट टैक्स भी ये दोनों ही जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इन दोनों ही टैक्स को चुकाने के बाद दोनों ही टैक्स की रिकवरी हमको नहीं हो पाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बाबू वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या कहलाते हैं? द एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए
किसी भी तरह की संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो बिल्कुल आप दिमाग को लगाए रहिए बाबू। और हम आपको बता दें यहां कि जो है राजस्व व्यय, ये जो व्यय है ये किसी भी तरह की संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एसेट्स को लाएगा, कैपिटल चीजों को लाएगा तो एसेट्स बन जाएंगे। अब आपके समक्ष जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 21 आ चुका है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाई, कौन जारी करता है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो हम आपको बताते चले बाबू, पहले भी हमने इस पे डिस्कस करा है और फिर से आपको बता दें कि भारत में जो है सभी तरह की चलन मुद्राओं का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट के निर्गमन की बात जब आती है तो इसके लिए बाबू हमारा ऑप्शन जो जाता है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। अगला ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग के समक्ष आ चुका है बाबू 22 नंबर, कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स? भाई डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो यहां जो है बाबू आपको हम बता दें कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इनके लिए जो है बाबू वो ऑप्शन ए यानी घाटे का बजट, डेफिसिट बजट जो होता है वो बहुत ही कारगर होता है और ये बजट ही विकासशील राष्ट्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यानी कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके लिए बाबू घाटे का बजट जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। आते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव्स पे। अगला ऑब्जेक्टिव बाबू 23 नंबर, बजट की अवधि क्या होती है? बजट जो होता है, जो बजट तैयार होता है, उस बजट की अवधि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आपके दिमाग में होगा कि बाबू बजट की जो अवधि होती है वो वार्षिक होती है, एनुअल होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है बाबू कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अभी देखिए यहां पे हमें यह डिसाइड करना है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो अभी हमने बताया आपको कि इनकम टैक्स जो है वो तो प्रत्यक्ष कर है, अभी हमने बोला डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसका रिफंड हम लोगों से कहीं से नहीं प्राप्त होने वाला होता है। लेकिन उत्पादन शुल्क के देखिए इसमें ऑप्शन आपका सी दिखा रहा है कि उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क जो है बाबू वो जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि उत्पादन करने वाला व्यक्ति सरकार को एट ए टाइम तो इसका भुगतान कर देता है, लेकिन मूल्य के साथ ही जैसे जैसे उसकी वस्तुएं बिकती है उसके टैक्स पे चुकाए गए धन उसको वापस प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो है वो है एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे सामने बाबू प्रश्न है, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति दे देती है, यानी इंडियन पार्लियामेंट जनरली अप्रूव्स बजट बाई, कब तक दे देती है? ये ऑप्शन आपके समक्ष मौजूद है और हम आपको बता दें कि भारत में संसद बजट को स्वीकृति जो है वो 31 मार्च तक दे दी जाती है। यानी कि कोई भी बजट जो है उसकी स्वीकृति 31 मार्च तक दे दी जाती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 26। आइए देखते हैं हम लोग 26 नंबर ऑब्जेक्टिव, विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं, यानी कि द फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज। तो यहां जो है बाबू
ये स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, ये दोनों ही बाजार जो हैं वो विदेशी विनिमय के ही बाजार हैं। यानी कि हमारे लिए ऑप्शन जो होगा बाबू अ और ब दोनों, यानी सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। अब अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी स्क्रीन पे फिर से आ चुका है, 27 नंबर स्क्रीन 27 नंबर ऑब्जेक्टिव। और धीरे धीरे जो है हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखें। बहुत जल्द हम लोग इस वीडियो को भी कंप्लीट करने वाले हैं बाबू। तो आइए आपके समक्ष 27 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उस पर चर्चा करते हैं कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, यानी विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आपके समक्ष ऑप्शंस हैं विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स, ऑल द अबव। अब चलाइए अपने दिमाग को और सोचिए कि क्या ऑप्शन होने वाला है। तो बाबू देखिए, भुगतान शेष के अंतर्गत ये तीनों ही आइटम्स को शामिल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने है कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स पूंजी के लेन देन से, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, कुल क्रेडिट तथा डेबिट से और इनमें से सभी। तो हम आपको बताते चले बाबू कि व्यापार संतुलन का अर्थ या फिर संबंध हम कहें कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से होता है, यानी कि वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसी से जो है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। उनतीस नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने है कि भुगतान संतुलन में असमानता का कारण क्या है, कारण है द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। तो आपके समक्ष ऑप्शंस हैं बाबू, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, इनमें से सभी, यानी नेचुरल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। तो आपके समक्ष ये ऑप्शंस हैं और इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये तीनों ही कारण जो हैं वो भुगतान संतुलन में असमानता के हैं। अब हमारे समक्ष जो है ये 30 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है बाबू वो आ चुका है, और इसको हम लोग देखते हैं कि चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। दृश्य मदों का आयात, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, पर्यटकों का खर्च, एक्सपेंसेस ऑफ टूरिस्ट, दृश्य मदों का निर्यात, एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, या फिर ऑल द अबव। तो बिल्कुल बाबू इस ऑब्जेक्टिव का जो सही आंसर जाने वाला है वो है आपका डी, यानी कि इसके अंडर में ये तीनों जो है वो शामिल रहते हैं। अब जो है वीडियो हमने आपको स्टार्ट करते वक्त भी बताया था कि इस वीडियो में टोटल हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा करने वाले हैं, और हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा किया। और एक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को बड़ी ही ध्यान से देखा है तो एक वीडियो हम आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव छोड़ के जा रहे हैं। इसका आंसर जो है आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। आपको इसमें 4 विकल्प हैं, पीगू, कीन्स, मार्शल, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट करके आप हमको बताइए ताकि हमें पता चले कि आपने हमारे वीडियो को कितने गौर से देखा है। धन्यवाद।